1960 की गर्मियों के उस समय के बारे में जरा सोचते हैं। मतलब एक ऐसा समय जब 12 साल के बच्चों की दुनिया बहुत छोटी और सुरक्षित हुआ करती थी। हाँ, स्कूल की लंबी छुट्टियां, भयंकर गर्मी और सबसे बड़ी चिंता शायद यही होती थी कि शाम को दोस्तों के साथ कौन सा खेल खेला जाए। बिल्कुल। उस उम्र में ना खतरे, मौत या खौफ जैसी बातें सिर्फ कॉमिक बुक्स या डरावनी कहानियों का ही हिस्सा लगती हैं। असल जिंदगी में उनका कोई वजूद नहीं होता। सही कहा। ये जो 12 साल की उम्र है ना, ये एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अवस्था है। मैं मानती हूँ कि यह एक ऐसा मुकाम है जहाँ बचपन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ होता, लेकिन एक तरह की समझदारी यानी शुरू हो जाती है। हाँ, पर मौत का असली मतलब क्या होता है, ये तो उस उम्र के बच्चों की समझ से बहुत दूर की बात है। एग्जैक्टली वो बस एक शब्द होता है उनके लिए। तो आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जो नोट्स हैं, वे इसी मासूमियत और एक बहुत ही खौफनाक हकीकत के बीच के टकराव की कहानी बयां करते हैं। और ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बिल्कुल है। आज की इस गहन चर्चा का मिशन सिर्फ एक कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि गहराई से ये समझना है कि कैसे महज 2 दिन का एक सफर 4 बच्चों की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देता है। हाँ, गॉडी, क्रिस, टेडी और वर्न की कहानी। सही कहा। कैसल रॉक नाम के एक छोटे से कस्बे के ये 4 लड़के, जो एक लापता लड़के के शव को ढूंढने के लिए चिलचिलाती धूप में रेलवे ट्रैक पर निकल पड़ते हैं। इस कहानी के नोट्स को पढ़ते हुए जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि ये सफर इंसानी मनोविज्ञान, खासकर बच्चों के मन में छिपे डर की कई परतें खोलता है। मतलब ये कोई आम एडवेंचर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये खुद की नश्वरता, जिसे हम मोर्टैलिटी कहते हैं, उससे पहली बार आमना सामना होने का एक बहुत ही डार्क सफर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत ही शांत और एक सुरक्षित माहौल में होती है। कैसल रॉक की खाली मैदान में एक बड़े से पेड़ पर इन लड़कों का अपना एक खुफिया ट्री हाउस है। वो ट्री हाउस उनके लिए एक अभेद्य किले जैसा है ना। एग्जैक्टली। भयंकर गर्मी का दिन है, पसीना बह रहा है और ये चारों बैठकर ताश खेल रहे हैं। वयस्कों की दुनिया की कोई भी परेशानी, माता पिता की डांट या स्कूल की चिंता है, उस किले के अंदर नहीं आ सकती। एक परफेक्ट सेफ स्पेस। हाँ, लेकिन तभी इस सुरक्षित किले की दीवारें दरकने लगती हैं। वर्न एकदम बदवास और पसीने से लथपथ होकर ट्री हाउस में घुसता है। वर्न का वो प्रवेश ही इस पूरी कहानी का ट्रिगर पॉइंट है। कैसे? क्योंकि वो अपने साथ बाहरी दुनिया की एक ऐसी डार्क हकीकत लेकर आता है जिसने उस ट्री हाउस की जो मासूमियत थी ना, उसे वहीं एक झटके में खत्म कर दिया। सही बात है। वर्न असल में अपने घर के बरामदे के नीचे कुछ खजाना ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा था। वहीं उसने अपने बड़े भाई बिली और उसके दोस्त चार्ली होगन की बातें छुपकर सुन ली थी। और उसे क्या पता चलता है? उसे पता चलता है कि उन्होंने हार्लो नाम की जगह के पास ट्रेन की पटरियों के किनारे रे ब्रावर का शव देखा है। रे ब्रावर वही लड़का है जो कुछ दिन पहले ब्लूबेरीज तोड़ने गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। हाँ, पूरा शहर, पुलिस, रेडियो सब उसे ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो पेंच है वो बहुत दिलचस्प है। बिली और चार्ली पुलिस को उस लाश के बारे में नहीं बता सकते थे। हाँ, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने वो लाश देखी, वे खुद एक चुराई हुई कार में उस इलाके में घूम रहे थे। एग्जैक्टली। अगर वे पुलिस को बताते तो कार चोरी के जुर्म में खुद फंस जाते। और यही वो खौफनाक जानकारी है जो वॉन अपने दोस्तों को ट्री हाउस में लाके देता है। और यहीं से उस ट्री हाउस का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ठीक है, तो आइए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मुझे इन बच्चों की मानसिकता यहाँ थोड़ी अजीब लगती है। उनके पास ये जानकारी है, वे किसी अनजान फोन बूथ से पुलिस को खबर कर सकते थे, राइट? बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन वे क्या तय करते हैं? वे तय करते हैं कि वे अपने घरों में झूठ बोलेंगे कि वे टेंट लगाकर सो रहे हैं और खुद उस लाश को ढूंढने जाएंगे। हाँ, ये बहुत अजीब फैसला है। ये ऐसा है जैसे मौत उनके लिए कोई खजाना हो। मुझे ऐसा लगता है कि वे उस रेलवे ट्रैक को एक गर्भनाल, एक अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जो उन्हें उनके सुरक्षित कस्बे से बाहर एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थी जहां वे रातों रात हीरो बन सकते थे। मौत एक खजाने के रूप में, ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। देखिए, 12 साल की उम्र में मौत कोई वास्तविक सड़ती हुई चीज नहीं होती है। तो क्या होती है? वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक विचार भर है। उन लड़कों को लगता है कि अगर वे रे ब्रावर को ढूंढ लेते हैं तो अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर उनकी फोटो छपेगी। वो रातों रात मशहूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली। लोग उन्हें एक बहादुर खोजकर्ता के रूप में देखेंगे। ये डार्क एडवेंचर की चाहत और मशहूर होने की ललक का एक बहुत ही खतरनाक मिश्रण है।
मतलब उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं है कि वो किस चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। वे नहीं जानते कि वे जिस ट्रॉफी को ढूंढने जा रहे हैं वो असल में एक भयानक बुरा सपना है। तो वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं, पटरियों के सहारे सहारे चलना। ये सफर मुझे इस तरह से दिखता है मानो वो धीरे धीरे उस अम्बिलिकल कॉर्ड को काट रहे हों। एक तरह का ट्रांजिशन। हाँ, उनका पहला बड़ा सामना एक कबाड़खाने यानी जंकयार्ड में होता है। वहाँ मिलो प्रेसमैन नाम का एक आदमी है और उसका खूंखार कुत्ता चॉपर। ओह, चॉपर। कैसल रॉक के बच्चों के बीच चॉपर की दहशत ऐसी थी जैसे वो कोई पौराणिक राक्षस हो। सही में मिलो प्रेसमैन उन लड़कों को गालियां देता है, उन्हें चिढ़ाता है, लेकिन वो एक ऐसी बात कह देता है जो टेडी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो टेडी के पिता को पागल कहता है। और यहाँ टेडी के पिता की पृष्ठभूमि जाने बिना इस दृश्य की गंभीरता को नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल, टेडी के पिता एक पूर्व सैनिक थे ना। हाँ, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में नॉर्मंडी में लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के भयानक अनुभवों ने उन्हें गहरा मानसिक आघात यानी पीटीएसडी दिया था। उनका मानसिक संतुलन इस कदर बिगड़ चुका था कि एक बार गुस्से में उन्होंने छोटे टेडी के दोनों कानों को एक जलते हुए स्टोव पर रखकर बुरी तरह जला दिया था। बाप रे। और यही वो बात है जो मुझे इस दृश्य में सबसे ज्यादा परेशान करती है। मतलब अगर मेरे पिता ने मेरे साथ इतनी क्रूरता की होती और कोई उन्हें पागल कहता तो शायद मैं उसकी बात से सहमत हो जाता। कोई भी सामान्य बच्चा यही करता। लेकिन टेडी ऐसा नहीं करता। जब मिलो उसके पिता को पागल कहता है तो टेडी का गुस्सा इस कदर भड़क उठता है कि वो रोते और चीखते हुए जाली पर चढ़ने लगता है। वो उस खूंखार कुत्ते चॉपर से सीधा भिड़ना चाहता है। हाँ, गॉडी को उसे पीछे से खींचकर जमीन पर पटकना पड़ता है ताकि उसकी जान बच सके। टेडी का ये रिएक्शन मेरी समझ से बिल्कुल परे है। वो उस आदमी का बचाव क्यों कर रहा जिसने उसे इतनी भयानक चोट पहुंचाई? बहुत ही जटिल रक्षा प्रणाली है जिसे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, टेडी ये स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका पिता, जिसे वो एक युद्ध नायक के रूप में देखता है, असल में खतरनाक और मानसिक रूप से बीमार इंसान है। अच्छा, क्योंकि अगर वो मिलो की बात मान लेता तो उसे ये भी मानना पड़ता कि उसके कान किसी हीरो ने नहीं बल्कि एक पागल इंसान ने जलाए हैं। वो असल में उस कुत्ते से नहीं लड़ रहा था, वो उस भयानक सच्चाई से लड़ रहा था जो वो खुद से छुपाए रखना चाहता था। ओह वाह, ये एक बहुत ही गहरा मानसिक द्वंद्व है। और इस मानसिक उथल-पुथल से बाहर निकलते ही उनके सामने एक और बहुत बड़ा भौतिक खतरा खड़ा होता है। ट्रेन का पुल। हाँ, नदी के ऊपर बना एक बेहद संकरा और पुराना ट्रेन का पुल। उन्हें वो पुल पैदल पार करना था। पटरियों के बीच से नीचे उफनती हुई नदी साफ दिख रही थी। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी वो। और तभी गॉल्डी पटरियों पर हाथ रखता है और उसे एक कंपन महसूस होती है, एक दूर की गड़गड़ाहट। और जब वे बीच पुल पर होते हैं तो पीछे से एक मालगाड़ी आ जाती है। स्रोत सामग्री में इस दृश्य का जो विवरण है वो इतना सजीव है कि आप उस भयंकर गर्मी और उस इंजन की आवाज को सच में महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, गॉल्डी और वॉर्न पागलों की तरह भागते हैं और आखिरी सेकंड में पटरियों से छलांग लगा देते हैं। ट्रेन उनके बिल्कुल पीछे से गुजरती है, बाल बाल बचते हैं। ये ट्रेन का पुल वाला हिस्सा कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। वो कैसे? अब तक वे सिर्फ एक एडवेंचर पर थे, एक खेल खेल रहे थे, लेकिन यहाँ मौत सचमुच उनके सर पर मंडरा रही थी। उनका मौत से पहला सीधा सामना था ये। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, पुल पर ट्रेन आने का इतना बड़ा खतरा होने के बावजूद या ट्रेन से बाल बाल बचने के बाद वे लोग वापस क्यों नहीं मुड़े? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब कोई भी सामान्य इंसान या बच्चा इतना खौफनाक अनुभव होने के बाद डरकर घर वापस भाग जाता। क्या ये सिर्फ बेवकूफ़ी थी या आगे बढ़ने की जिद? अगर हम टेडी के व्यवहार को फिर से देखें तो टेडी ट्रेन के सामने एक तरह से खड़ा हो जाता है। वो मौत को चुनौती देता है। हाँ, वो पट्टियों से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। एग्जैक्टली। टेडी का मौत से न डरना उसकी बहादुरी नहीं है, ये उसके ट्रॉमा का ही एक और विस्तार है। उसे अंदर से लगता है कि उसकी जिंदगी की कोई खास कीमत नहीं है। और बाकी लड़के? बाकी लड़कों के वापस न मुड़ने का कारण ये है कि वे अब उस बिंदु को पार कर चुके थे जहां से वापसी संभव थी। मनोवैज्ञानिक रूप से ट्रेन की इस घटना ने उन्हें उस अंतिम मंजिल के लिए तैयार कर दिया था। यानी उस लाश के लिए? हाँ, अब मौत उनके लिए कोई खजाना या खेल नहीं रह गई थी, वो एक क्रूर हकीकत बन चुकी थी। ट्रेन से बचने के बाद गर्मी और थकान अपने चरम पर थे।
वे एक बीवर तालाब के पास पहुंचते हैं और राहत पाने के लिए पानी में उतर जाते हैं। हाँ, उन्हें लगा सबसे बुरा वक्त बीत गया है। लेकिन जब वे पानी से बाहर आते हैं तो वे देखते हैं कि उनके शरीर पर बड़ी-बड़ी काली और खून चूसने वाली खौफनाक जोंकें चिपकी हुई हैं। उफ, वो बहुत ही घिनौना दृश्य है। बिल्कुल। वे घबरा कर उन्हें नोचने लगते हैं। गोडी की हालत सबसे खराब होती है जब वो देखता है कि एक बड़ी जोंक उसके निजी अंगों पर चिपकी है। वो इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, यही मैं सोच रहा था। कुछ घंटे पहले ही इन लड़कों ने एक विशालकाय ट्रेन का सामना किया था। वे मौत के मुंह से वापस आए थे, लेकिन कुछ छोटी जोंकों ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया। दिन में इतने बहादुर दिखने वाले लड़के इतने असहाय कैसे हो गए? विरोधाभास तो है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत स्पष्ट कारण है। क्या? देखिए, ट्रेन एक बाहरी खतरा है। आप उसे देख सकते हैं, उसकी आवाज सुन सकते हैं और उससे भागने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जोके, वो एक अदृश्य और अंतरंग घुसपैठ है। मतलब वो शरीर के सीधे संपर्क में आती हैं। हाँ, वे आपके शरीर से चिपक जाती हैं, आपका खून चूसती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। प्रकृति का ये रूप किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता। ये हमला उनकी उस झूठी बहादुरी के भ्रम को चकनाचूर कर देता है जो उन्होंने जंकयार्ड और पुल पर ओढ़ रखी थी। सच में इसने उन्हें जमीन पर लापटका। बिल्कुल, ये उन्हें एहसास दिलाता है कि वे अजेय नहीं हैं। वे मांस और खून से बने साधारण, कमजोर और डरे हुए बच्चे हैं। और ये कमजोरी रात के अंधेरे में और भी गहरी हो जाती है ना। जब वे जंगल में आग जलाकर बैठते हैं तो सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। हाँ, और फिर जंगल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। एक आवाज किसी औरत की चीख जैसी लगती है, जिसे गोडी भूत समझ बैठता है। चारों डर के मारे एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। दिन के उजाले में हीरो बनने निकले ये लड़के रात के अंधेरे में बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे थे। रात का वो डरावना माहौल असल में उनके अंदर बैठे मौत के अज्ञात डर का बाहरी प्रतिबिंब है। रात के उस अंधेरे में उन्हें समझ आ रहा था कि वे जिस लाश को ढूंढने जा रहे हैं वो कोई ट्रॉफी नहीं है। वो एक इंसान का अंत है। बिल्कुल, वो चीखें और परछाइयां उनके खुद के दिमाग की उपज थीं, जो उन्हें उनकी नश्वरता की याद दिला रही थीं। वे अब समझ रहे थे कि वे कोई हीरो नहीं, सिर्फ छोटे बच्चे हैं। उस खौफनाक रात ने उनकी सारी मासूमियत और उनके एडवेंचर के नशे को काफी हद तक उतार दिया था। लेकिन अगली सुबह कुदरत अपने सबसे उग्र और भयानक रूप में उनके सामने आई। मौसम ने अचानक करवट ली थी। हाँ, एक भयानक तूफान आया और ओलावृष्टि शुरू हो गई। आसमान से जैसे बर्फ के पत्थर बरसने लगे और उसी तूफान के बीच वर्न अचानक चिल्लाता है। उसे वो मिल गया था। हाँ, उसे वो मिल गया था जिसके लिए वे इस पूरा सफर तय करके आए थे, रे ब्रावर का शव। और जब वे उस शव के करीब जाते हैं तो वो दृश्य उनके दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाता है। स्रोत सामग्री में इस दृश्य का जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ट्रेन की टक्कर से रे ब्रावर के जूते उसके पैरों से निकलकर दूर जा गिरे थे। उसका शरीर बुरी तरह सूज चुका था। प्रकृति अपना काम कर रही थी। हाँ, उसकी त्वचा का रंग बदल गया था, चेहरे पर भयानक चोट के निशान थे और उसके खुले हुए मुंह तथा आंखों पर कीड़े रेंग रहे थे। ये देखकर उन चारों लड़कों के अंदर कुछ टूट जाता है। उनकी हीरो बनने की जो फैंटेसी थी वो एक सेकंड में गायब हो जाती है। बिल्कुल, मौत कोई खेल नहीं थी। मौत एक सड़ता हुआ शरीर था जो कुछ दिन पहले तक उन्हीं की तरह एक 12 साल का बच्चा था, जो सिर्फ ब्लूबेरीज तोड़ने निकला था यार। यही वो पल है जब उनका बचपन आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाता है। उन्होंने मौत को उसके सबसे विभत्स, सबसे क्रूर और नंगे रूप में देख लिया था। रे ब्रावर का वह शव उन लड़कों के लिए एक आईना था। उस आईने में उन्होंने खुद को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि ये उनके साथ भी हो सकता था। ट्रेन के पुल पर उनका भी यही हश्र हो सकता था। एग्जैक्टली। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ अभी बाकी था। वो उस लाश को देखकर सदमे में थे कि तभी वहां एस मिरिल और उसकी गैंग आ धमकती है। ओह, एस मिरिल, कैसल रॉक का सबसे खूंखार किशोर गुंडा। हाँ, और उसके साथ कुछ और बड़े लड़के भी थे, जिनमें क्रिस का अपना बड़ा भाई आईबॉल और वर्न का बड़ा भाई बिली भी शामिल थे। एस मिरिल भी उसी लाश को ढूंढने आया था ताकि वो उसे पुलिस को सौंपकर इनाम या शोहरत पा सके। वो इन छोटे लड़कों को गालियां देता है और उन्हें वहां से भाग जाने की धमकी देता है। वो लाश पर अपना हक जताता है। एस मिरिल का ये प्रवेश मुझे बहुत अजीब लगता है। इस बिंदु पर उसका आना क्या दर्शाता है? एस मिरिल का प्रवेश कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। अब तक लड़के प्रकृति की क्रूरता का सामना कर रहे थे, तूफान, जोंकें और मौत। हाँ, एस इंसानी दुनिया की क्रूरता का चेहरा है।
उसे उस मरे हुए बच्चे से कोई सहानुभूति नहीं है। उसके लिए वो लाश सिर्फ एक वस्तु है, एक चीज है जिसका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना चाहता है। और यहीं पर कहानी का वो क्लाइमैक्स आता है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है। क्रिस का बंदूक निकालना। हाँ, क्रिस जो इस ग्रुप का लीडर था एक तरह से, और जिसे पूरे कस्बे में एक बुरे परिवार का लड़का माना जाता था, वो अपने बैग से एक पिस्तौल निकालता है। ये वही पिस्तौल है जो उसने अपनी शराबी पिता की अलमारी से चुराई थी। और वो क्या करता है? क्रिस उस पिस्तौल को आसमान की तरफ करता है और ट्रिगर दबा देता है। बैंग! वो जोरदार आवाज उस तूफान और जंगल के सन्नाटे को चीर देती है। एस मेरिल और उसके गुंडे सन्न रह जाते हैं। बिल्कुल। क्रिस अब पिस्तौल का निशाना सीधे एस की तरफ कर देता है और उसे वहां से चले जाने को कहता है। एस और उसके गुंडों को हार माननी पड़ती है। वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते धमकी देते हैं कि वे इसका बदला जरूर लेंगे। हाँ। तो मेरा सवाल यह है कि इस सब का क्या मतलब है? क्रिस का ये कदम क्या दर्शाता है? क्या ये सिर्फ एक बहादुरी का दिखावा था या इसके पीछे कुछ और था? क्या वे अब बच्चे नहीं रहे? गहराई से देखें तो क्रिस का वो पिस्तौल उठाना बचपन की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर क्रूर वयस्कों की दुनिया में कदम रखने का वो अंतिम और निर्णायक क्षण था। मतलब वो समझ गया था कि दुनिया कैसे काम करती है। बिल्कुल, उसने समझ लिया था कि इस दुनिया में न्याय या सुरक्षा सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, कई बार उसके लिए ताकत दिखानी पड़ती है। क्रिस ने वो पिस्तौल एस मेरिल पर नहीं तानी थी। तो किस पर तानी थी? उसने वो पिस्तौल उस अन्याय, उस क्रूरता और बचपन की उस बेबसी पर तानी थी जो उन्हें हमेशा डराती रहती थी। उसने ये सुनिश्चित किया कि रे ब्राउअर के शव का कोई तमाशा न बनाए। वाह, ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। एस के जाने के बाद का वो दृश्य और भी दिल दहला देने वाला है। आसमान से ओले गिरते रहते हैं। रे ब्राउअर के सूजे हुए चेहरे पर, उसकी खुली आंखों पर ओले गिर रहे हैं। मानो कुदरत खुद उस मासूम को एक सफेद कफन पहना रही हो। सच में, लड़कों ने उस लाश को अपने साथ ले जाने का या हीरो बनने का विचार वहीं हमेशा के लिए दफन कर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि मौत पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। बिल्कुल, वे उस लाश को वहीं छोड़ देते हैं। हाँ, वे वापस लौटते हैं और एक गुमनाम कॉल के जरिए पुलिस को खबर दे देते हैं कि रे ब्राउअर का शव कहाँ है। कोई जश्न नहीं होता, कोई अखबार में फोटो नहीं छपती। वे बस चुपचाप अपने अपने घर लौट आते हैं। वो वापसी का सफर पूरी तरह खामोशी में गुजरता है। ये वो खामोशी थी जो एक गहरे आघात के बाद आती है। बाद में, जैसा कि तय था, एस मेरिल की गैंग ने शहर में गॉर्डी, क्रिस, टेडी और वॉर्न को बुरी तरह पीटा। लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, सब चुपचाप सह लिया। हाँ, क्योंकि उन्होंने पटरियों पर उससे भी कई ज्यादा भयानक और बड़ा कुछ देख लिया था। इन गुंडों की मार अब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। और इसके बाद जो होता है वो जिंदगी की एक बहुत ही सामान्य लेकिन दुखद हकीकत है। उनका वो मजबूत ग्रुप बिखरने लगता है। विचारों दोस्त जो कभी एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। हाँ, समय के साथ सब बदल जाता है। कहानी का अंत हमें इन चारों के भविष्य की एक झलक देता है। गोडी बताता है कि जब वे बड़े हुए तो उनके रास्ते कितने अलग हो गए। क्रिस, जिसने अपनी पृष्ठभूमि से लड़कर अपनी जिंदगी सुधारने की बहुत कोशिश की थी और एक वकील बन रहा था, वो एक रेस्टोरेंट में दो अनजान लोगों के बीच का झगड़ा सुलझाने जाता है और उसे चाकू मार दिया जाता है। उसकी वहीं मौत हो जाती है। टेडी और वर्न भी बहुत कम उम्र में ही दर्दनाक हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत ही दुखद अंत है सबका। हाँ, उन चारों में से सिर्फ गोडी अकेला बचता है, जो आगे चलकर एक लेखक बनता है और वही अपनी किताब के जरिए इस कहानी को दुनिया के सामने लाता है। गॉडी का इस कहानी को लिखना ही इस बात का सबूत है कि उस सफर ने उसके जहन पर कितना गहरा घाव छोड़ा था। बिल्कुल। कुछ ट्रॉमा इतने गहरे होते हैं कि उन्हें शब्दों में उकेरे बिना आप उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। गॉडी के लिए ये कहानी लिखना अपनी उस मासूमियत को श्रद्धांजलि देना था जिसे उन्होंने उन पटरियों पर कहीं पीछे छोड़ दिया था। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक विचार है जो दिमाग में अटक कर रह जाता है। गॉडी, क्रिस, टेडी और वर्न ने 1960 की उस गर्मी में जो अनुभव किया, एक भयानक राज को एक साथ साझा किया। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या बचपन के किसी गहरे आघात या किसी भयानक राज को एक साथ साझा करने से लोग हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं, या फिर वो डरावना अनुभव उन्हें अंदर से इतना तोड़ देता है कि वे कभी एक दूसरे का सामना नहीं कर पाते? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या वो सफर उस दिन खत्म हो गया था या उन लड़कों के जहन में वो हमेशा चलता रहा?
शायद जिंदगी की कुछ यादें जोंक की तरह होती हैं, जो एक बार चिपक जाएं तो हमेशा के लिए आपसे चिपकी रहती हैं। बहुत ही मार्मिक विचार है ये। वो यादें आपका हिस्सा बन जाती हैं। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी विरासत है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की कुछ पटरियां हमें अकेले ही पार करनी होती हैं। खैर, आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।